कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी ये मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठते हैं और जब अपराध होता है तो ये कहाँ चले जाते हैं। कितने आए, भरतपुर आज बिहार बनने जा रहा है, तो वहां आकर के मोटरसाइकिल पे लोग उनके पेट में गोली मार देते हैं और पुलिस तो हफ्ता वसूली में लगी हुई है। तो सरकार में जो टेंडर होते हैं ना, वो माफियाओं के ही होते हैं। तो आप देखिए, विधानसभा के सामने खतरा है। यहाँ पर मैं गप्पे मारने के लिए नहीं जाता, मैं जनता के काम बताने के लिए जाता हूँ। वो अफसर खड़ा हो जाता है कि राजघराना जी बैठिए, क्या काम है आपका। तो कहूंगा महाराजा सूरजमल के बाद अगर हमारी कौम के अंदर कोई आया है तो हनुमान बेनीवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिर्दा और आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड पवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं भरतपुर से मुकेश जी फौजदार। राजस्थान प्रदेश में जिस तरह अपराधी और अपराध दोनों इस तरह बढ़ गए हैं कि हर दिन हत्या की, मारपीट की खबरें सामने आ रही है। भरतपुर से आप आते हैं और भरतपुर गृह जिले के अंदर, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ पर एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है सरेआम गोली चलाकर। और जो कांड हुआ उसके बाद जिस प्रकार से व्यापारी बैठे हैं धरने पर, हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, बंद है आज बाजार वहाँ का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये बहुत दुखद घटना है कि मुख्यमंत्री के जिले में, जहाँ गृह जिला है, जन्म लिया है उन्होंने, और वहां पर एक व्यक्ति की गोली मार करके सरेआम हत्या कर दी जाती है व्यापारी की, चंद्रभान शर्मा, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। दूसरे व्यापारी को गोली मार दी जाती है, नदबई के अंदर एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। तो मैं तो ये पुलिस का फेलियर मानता हूं कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी ये मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठते हैं और जब अपराध होता है तो ये कहाँ चले जाते हैं। इतने इनके पास सिस्टम है, इतनी मशीनरी लगी हुई है कि सारी एसओजी और क्या क्या पता नहीं खोल रखा है इन्होंने कि हम वो हैं। तो ये इस तरह का अपराध भरतपुर जिले में हो रहा है। भरतपुर आज बिहार बनने जा रहा है क्योंकि ये घटनाएं आमजन में सुरक्षा की भावना को कमजोर करती हैं। आज आमजन डरा हुआ है भरतपुर के अंदर कि वहां पर अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को अंकुश लगाना पड़ेगा। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के मुखिया है मुख्यमंत्री, यही होता है ना, क्योंकि जनता ने उन्हें सांगानेर से चुना और रहने वाले भरतपुर के वो मुख्यमंत्री, उनको 2.5 साल हो गए, 2.5 साल उनका और बाकी है। और आगे फिर क्या हुआ उसको तो परमात्मा जानता है, भविष्य के गर्भ की बात है। लेकिन भरतपुर में जिस तरह के अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाना चाहिए। बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान में, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहे हैं और OLX गैंग घूम रही है। तो ये आमजन में जो विश्वास पैदा नहीं करता है। और पुलिस का तो नारा भी है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, लेकिन भरतपुर इसके ऊपर कोई ग्रहण लग चुका है कि वहां पर हत्याएं हो रही हैं, सरेआम लोगों को लूटा जा रहा है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। अब बताइए, चंद्रभान शर्मा जब अपने घर जा रहे थे और 5 लाख का कैश लेके कोई उनको काम करना था और वहां आकर के मोटरसाइकिल पे लोग उनके पेट में गोली मार देते हैं। और बताइए, भरतपुर RBM अस्पताल कितना बड़ा है, 140 कमरों का अस्पताल है। वहां पर उस जो व्यापारी था चंद्रभान शर्मा जी, उनके पेट से गोली नहीं निकाली गई, उनको जयपुर रेफर कर दिया गया SMS में। और जयपुर रेफर किया तो जयपुर में आकर के उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि खून बह गया। इतने लंबे समय 2-2.5 घंटे की यात्रा होती है। तो मैं तो कहना चाहता हूं, भरतपुर में मेडिकल कॉलेज है, भरतपुर में पूरा का पूरा जो है RBM में अभी नया मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। तो ये लापरवाही कैसे हो गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर चंद्रभान शर्मा का इलाज भरतपुर में होता और वहां गोली निकाल दी जाती तो शायद उनकी जान बच जाती। आज उनका परिवार, उनकी पत्नी बिलख बिलख के रो रहे हैं, बाजार पूरा भरतपुर का बंद है, आमजन त्रस्त है। आप बताइए, उनकी घर वाले सब लोग धरना देके बैठे हुए हैं कलेक्टर SP के यहाँ पर। और कलेक्टर SP क्या करेंगे? उनका काम है कि जिले के हालातों को सुधारे, चोर उच्चके बदमाशों को पकड़े उनको। आज जब तक अपराधियों में भय नहीं होगा, अपराधी की जब तक कमर नहीं तोड़ी जाएगी, उसका एनकाउंटर नहीं किया जाएगा, उसको जैसा अपराध किया ऐसी सजा नहीं मिलेगी, तो राजस्थान में अपराध बढ़ते चले जाएंगे, बेखौफ तरीके से बदमाश घूमते चले जाएंगे और राजस्थान फिर बिहार बंगाल की तरह हो जाएगा। जिस तरह आज भरतपुर के लोगों का फोन आया, मैं इस विधानसभा के सामने से बोल रहा हूं जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठते हैं, कि भाई साहब यहां सुरक्षित नहीं है। वहां के व्यापारी लोग बोलते हैं कि हम में भय का वातावरण है। ये भरतपुर की स्थिति है जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जन्म हुआ है। वो तो अब राजस्थान के मुखिया हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनको तो मुख्यमंत्री बने हुए 3 साल हो गए। अब 3 साल से राजस्थान का राजपाट संभाल रहे हैं, लेकिन अब वो राजपाट संभाल रहे हैं तो आज भरतपुर में ऐसी दुर्दशा हो रही है कि वहां व्यापारियों में खलबली है, आम जन निकलने को बाहर मजबूर, कैसे परेशानी उनको आप सब जानते हो
कितना डरा हुआ है, सहमा हुआ है व्यक्ति वहां का। महिलाएं हैं, बच्चे हैं। अब गोली मार दी जाएगी तो फिर आदमी को जान चली जाएगी तो डर तो पैदा होगा ही ना। जी जी। तो इसलिए अपराधी बेखौफ है, इन पर लगाम लगानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ेगा, गृह मंत्रालय को, और वहां डीजी को ये ऑर्डर दो कि भरतपुर से गुंडागिर्दी खत्म करेंगे। ये गुंडे आए हुए बाहर से भरतपुर में अशांति फैलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी आप अपना चाबुक निकालिए और इनके ऊपर चलाइए, क्योंकि जब तक सरकार का भय होता है और सरकार का भय नहीं होगा तो अपराधी बेखौफ घूमेंगे। पुलिस का भय नहीं होगा तो अपराधी, पुलिस तो हफ्ता वसूली में लगी हुई है, पुलिस तो उगाई में लगी हुई है। भरतपुर जिले की पुलिस तो उगाई कर रही है, सरेआम उगाई कर रही है। हमारे पास सबूत भी है इस चीज के, लेकिन कहें तो कहें किससे? जैसे कि अभी जो भारत सरकार ने नियम निकाला है एथेनॉल को लेकर, जो पेट्रोल ईंधन है उसकी जगह एथेनॉल का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे एथेनॉल का क्या है, तो आप देखो तमाम गाड़ियां आप देख रहे हैं चल रही हैं। जी जी। ये आप देख रहे हैं विधानसभा के सामने, ये मुख्य मार्ग है, सबसे हॉट मार्ग कहते हैं इसको, या सबसे लग्जरी मार्ग कहते हैं। सामने विद्युत भवन है और भी तमाम यहाँ के बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं यहाँ पर। तो मैं कहना चाहता हूँ ये एथेनॉल जो है, हम तो देख रहे हैं जगह जगह जो कंपनियां हैं, टोयोटा कंपनी है और कंपनी है, उन्होंने तो मना कर दिया है कि इसको नहीं डालें गाड़ियों में, इससे इंजन खराब हो रहे हैं। 20-30 लाख की गाड़ियां हैं, उनमें ये एथेनॉल क्या है, आपके सब फलों का कचरा मिला करके ये डालना वो डालना सब मिला करके बताते हैं ये एथेनॉल हो गया। तो एथेनॉल के नाम पर एक लूट है जो देश की आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। ये देश सदियों से गुलाम रहा, ये देश अंग्रेजों ने लूटा, ये देश मुगलों ने लूटा, लेकिन अब हमने सोचा कि राहत मिली है, आजाद भारत में हम सांस ले रहे हैं। लेकिन अभी भी देख लीजिए आप, बड़े बड़े माफिया, कोई एथेनॉल की डीलरशिप ले रहा है, कोई बड़ी बड़ी रिफाइनरियां खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सरकार में जो टेंडर होते हैं ना, वो माफियाओं के ही होते हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो शोषण करते हैं गरीब लोगों का। आप बताइए, ये भारत दो तरह का है ना, एक गरीब का भारत है, एक अमीर का भारत। आज गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है। जिस तरह ये विधानसभा के सामने ये गड्ढा है ना, दिखाइए, दिखाना चाहता हूं, आइए आप मेरे साथ। ये विधानसभा के सामने गड्ढा है, दिखाइए कैमरे से। ये मैंने अभी एक आवाज उठाई थी कि टोंक रोड पर गड्ढा है, और जो मोतीसंस ज्वेलर है उनके सामने गड्ढा है। सारी मीडिया ने, पूरे राजस्थान की ने मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित किया और वो खबरें हमने पूरी दुनिया को दिखाई, क्योंकि सच की खबर दिखाना ही एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट का कर्तव्य होता है। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। ये राजस्थान विधानसभा के सामने देखिए, ये गड्ढा है और ये गहरा गड्ढा है, इसको सारा आप दिखाना, ये पूरा अंदर तक है। जिस तरीके से टोंक रोड पर 3 दिन पहले गड्ढा था जिसमें इनोवा गाड़ी घुस गई थी, करीब 40 फुट चौड़ा और 30 फुट गहरा, एक ऐसा मौत का कुआं था जिसमें कोई भी हादसा हो सकता था। उसमें जेडीए की कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार खुल के हमने सामने रखा था, क्योंकि जेडीए हो, चिकित्सा विभाग हो, पीएचडी विभाग हो, पीडब्ल्यू विभाग हो, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे वो पोषाहार का विभाग हो, चाहे वो आपके किसी और वन क्षेत्र का विभाग हो, ये सब सरकार के विभाग हैं और इनका मूल काम होता है आम जनता को सुविधाएं देना, आम जनता की समस्याओं का समाधान करना। लेकिन रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा, जब जेडीए दोनों हाथों से लूटेगा जयपुर में, या सड़कों में डामर नहीं लगाएगा, नीचे कुटाई नहीं करेगा लेयर की, और नीचे पोला छोड़ देगा, उसको गैप हो जाएगा, तो देखो इस तरह का विधानसभा, ये बड़ी एक रोना है। राजस्थान की विधानसभा के सामने मैं आपको सीधा दृश्य दिखा रहा हूं कि यहाँ पर एक गड्ढा, अभी पहली बरसात हुई है, बनता जा रहा है, जहां से मुख्यमंत्री निकलते हैं, जहां से मंत्री कैबिनेट निकलते हैं, विधायक निकलते हैं, व्यापारी निकलते हैं, अमीर निकलते हैं, गरीब निकलते हैं। सामने क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ एक गड्ढा बना हुआ है, जो अगली 1-2 बरसात हुई तो ये बड़ा एक जो है चौड़ा गड्ढा बन सकता है, जो जमीन कभी दहस सकती है। जो सामने का दृश्य, तो मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं, भ्रष्ट अधिकारियों, कि ये जो रेड पट्टी पुलिस की लगी हुई है, रेड पट्टी का मतलब होता है कि इधर नहीं जाना, मतलब खतरा है। तो आप देखिए विधानसभा के सामने खतरा है, यहां पर गड्ढा बना हुआ है। ये गड्ढे में अगर कोई किसी का पैर चला जाए, गिर जाएगा, तो आप बताइए यहां पर उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। मरेगा तो नहीं आदमी, लेकिन हाथ पैर टूट जाएंगे। अगर यहाँ पर रात को कोई गाड़ी चला रहा है और भाई दी इधर आ गया, गाड़ी इधर टच हो गई, इधर 2-3 उसने पलटा खा लिए, को मौत भी हो सकती है। तो गड्ढा ये जानलेवा है राजस्थान विधानसभा के सामने। ये सीधा गड्ढा पहली बरसात में ही गड्ढा हो गया। आखिर में ये गड्ढा क्यों हो गया?
राजस्थान की विधानसभा के सामने क्यों गड्ढा हो गया? कहां गए अधिकारी? जब मुख्यमंत्री यहां बैठते हैं, पूरी कैबिनेट बैठती है, पक्ष बैठते हैं, विपक्ष के लोग अशोक गहलोत जी बैठते हैं और यहाँ पे सब लोग यहाँ आते हैं, राजस्थान के भाग्य का निर्माण करते हैं कि यहाँ से हम राजस्थान की जनता को नए नए आदेश जारी करेंगे, यहाँ उनको लिए सुकून का काम करेंगे कि हम ये बिल पास कर दिया गरीबों के लिए, ये टैक्स के लिए ये बिल पास कर दिया। क्योंकि ये विधानसभाएं चलती हैं टैक्स से, सरकारें बनती हैं, सरकारों के बाद जो मुखिया बनाते हैं, जैसे भजनलाल जी को बना दिया मुख्यमंत्री, तो वो यहाँ बैठते हैं और सुप्रीमो है इस विधानसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, पूरी एक कैबिनेट होती है, कार्यप्रणाली होती है, सत्र चलता है। लेकिन आप देखिए यहाँ सामने का दृश्य एक विचलित करने वाला है और ये दर्द भरा दृश्य है। आप देखिए यहाँ गड्ढा हो रहा है, किसी भी अधिकारी की निगाह नहीं पड़ी, पूरा गड्ढा पड़ा हुआ देखिए, और गहरा गड्ढा इधर सड़क की तरफ बढ़ रहा है और सड़क खोखली हो जाएगी, कोई वाहन जाएगा और इसके ऊपर धंस जाएगा तो एक अनहोनी हो सकती है। ये दृश्य मैंने आपको दिखाया। जैसे कि प्रदेश में 2.5 साल हो गए भाजपा को, विधानसभा के सामने गड्ढा है, दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कर रही है सरकार? सो के बैठी है कि कानून में रुई लगाई हुई है? देखो, सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा जी हैं, हमारे ही भरतपुर जिले के हैं और हमारे हाथ में हाथ हम मिलाते थे, हम घूमते थे या वो घूमते थे, क्योंकि यहाँ सांगानेर का जब टिकट मिला उससे 10 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई। भरतपुर क्षेत्र में वो अपना प्रचार करते थे चुनावों के लिए, जगह जगह। एक दिन मुझे भी साथ जाने का मौका मिला, कई बार मिलते थे, परिचित हैं क्योंकि आसपास के रहने वाले हैं, वो ज़्यादा दूर के नहीं है। अब भाग ने ऐसी करबट बदली कि वो यहाँ विधानसभा में बैठ गए, भीतर सुप्रीमो बन गए और हम विधानसभा के बाहर प्रदेश की कमियां दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि अगर आप अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ और निष्पक्षता के साथ नहीं करते हैं तो ये जीवन आपका बेकार है। गांधी जी ने अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान किया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने फांसी के फंदे को चूमा इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस भारत के लिए, जिस भारत माँ के जयकारे बोलते हैं हम। तो आप देखिए आज स्थिति ये है कि उन लोगों को आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने ICS, IAS की नौकरी छोड़ करके पूरे देश में घूमे, बर्मा गए, रंगून गए, भूटान गए, नेपाल गए, सेनाएं तैयार की और उन दुश्मनों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, इस देश को मुक्ति दिलाने के लिए, आजाद कराने के लिए कि आजाद भारत में हम लोग एक स्वतंत्र सांस ले पाएंगे। लेकिन आज दम घुटता है, इस भारत में दम घुटता है। इस राजस्थान में आप देखिए किस तरह के हालात हैं, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे क्योंकि भजनलाल जी धार्मिक व्यक्ति हैं, आस्थावान हैं, गिरिराज जी जाते हैं हर महीने परिक्रमा देने के लिए, सीधे हैं, सज्जन हैं, अच्छा काम करते हैं। और हम तो उनके बारे में अगर कोई बात हमें लगता है, हमने तो वो गड्ढा हुआ था टोंक रोड पे, हमने कहा था भजनलाल जी लापरवाही है आपकी सरकार की, आपकी सरकार की जवाबदेही बनती है, आप मुखिया हैं, JDA कमिश्नर को जेल भेजो। और मैं तो कहना चाहता हूं ये जो विधानसभा के सामने गड्ढा है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि भजनलाल जी अभी आपने रिफाइनरी का उद्घाटन करवाया मोदी जी से, जो लाखों करोड़ की है, देश की पहली रिफाइनरी है, देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करेगी और भारत को स्वावलंबी बनाएगी, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूत। हम लोग तेल विदेश से लाते हैं, इराक से, हार्मोज पे कितना झगड़ा हो रहा है, कई भारतीय मारे गए, अब हमारा तेल कच्चा आकर के यहीं पे रिफाइंड होगा तो आप बताइए लागत हमारी बहुत कम आएगी और देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आज जो रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो रुपए को छलांग मिलेगी, तो डॉलर के पीछे हम भागना शुरू करेंगे। अभी तो हम स्थिर हैं, हमारी जो आर्थिक पोजीशन है भारत की तीसरी चौथी कहते हैं अर्थव्यवस्था, लेकिन हमने तो देखा नहीं। हमारे गांव में, मैं तो गांव का हूं, भजनलाल जी के पास गई, वही गरीबी पहले थी, वही गरीबी आज है। सड़कें जरूर हम पिछली सरकार में भी धरना प्रदर्शन करते थे, तब हमने 10-12-15 किलोमीटर सड़क बनवा दी, अभी भी हमने धरना दिया इस सरकार में। आप अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं, जैसे हम रखते हैं, प्रदर्शन करते हैं, 100-200 500 लोगों का साथ मिलता है अपने गांव पंचायत को। हम कहें कि ये देश ऐसा बन जाएगा, ये राजधानी ऐसी बन जाएगी, तो ये तो मुख्यमंत्रियों का काम है, मंत्रियों का काम है, MLA का काम है, जनसेवकों का काम है। लेकिन हम तो एक ग्रामीण पंचायत से निकल करके, मुख्यमंत्री की विधानसभा से निकल करके आज जयपुर में आवाज उठा रहे। देखिए मुख्यमंत्री जी, आपको कहना चाहते हैं, किससे कहें, हम तो आपको जानते हैं, आप हमारे हैं, हमारे अपने हैं, शुरू से जानते हैं 20 साल से आपको। तो आपको हम बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब, आपके विरोध में नहीं है ये, अगर सत्ता है तो सत्ता के खिलाफ नहीं है, हम सत्ता को बताना चाहते हैं कमियां, और कमियां अगर किसी राजा को नहीं बताएगा, उसका सेनापति या उसके जो जनता जनार्दन है वो नहीं बताएगी, तो फिर राजा के साथ धोखा होगा। और हम आपकी
जो चीजें हैं बता रहे हैं कि आपके विभाग जो है जेडीए, उनको बोलिए कि मेरे राजस्थान की विधानसभा, जिस विधानसभा का निर्माण भैरव सिंह शेखावत जी एक शानदार और जानदार मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी छापें आज भी राजस्थान में हम जैसे लोगों के दिलों में हैं और लाखों नौजवान भैरव सिंह शेखावत जी को आज भी प्यार करते हैं। उनकी नीतियां और रीतियां, वो विपक्ष को भी उतना प्यार करते थे जितना पक्ष के लोगों को करते हैं। वो कहते थे एक महफिल है, एक परिवार है, विधानसभा में हम लोग 200 सीट जीतते हैं, हमें सभा से बहुमत मिल जाता है, कांग्रेस विपक्ष में हो जाती है, कांग्रेस को मिल जाती है सभा से सीट, हम विपक्ष में हो जाते हैं। तो ये विपक्ष जो होता है सत्ताधारियों को आईना दिखाने का काम करता है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो हम तो किसी पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं करते, हम तो जो लाइव दिखाते हैं आंखों में कि यहां देखिए विधानसभा के सामने गड्ढा हो रहा है, अब ये मजबूरी में कहना पड़ रहा है। अगर ये गड्ढा नहीं होता तो मुख्यमंत्री जी मैं क्यों कहता, बताओ, मेरा दिमाग थोड़ी घूमता है। आपके विधानसभा के सामने आप ये आपको दिखाएंगे, आप खुद चौंक जाएंगे कि विधानसभा के सामने जानलेवा गड्ढा हो रहा है, जिसको देख करके रूह कांप जाए। पिंक सिटी जिसे दुनिया में जानते हैं, वर्ल्ड जानता है, और हेरिटेज सिटी है, घूमते हैं लोग, हवा महल देखते हैं, जल महल देखते हैं, राजा महाराजाओं के जयगढ़ फोर्ट देखते हैं, नाहरगढ़ फोर्ट देखते हैं, आपका अल्बर्ट हॉल देखते हैं, चिड़ियाघर देखते हैं, अभी आपके और भी चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे पत्थर का गेट है, बहुत शानदार। आपकी ये विधानसभा भी देखने आते हैं लोग जब चलती है, और इसके सामने गड्ढा हो रहा है। तो ये खबर आजकल सोशल मीडिया का युग है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मुझे कोई चीज दिखेगी तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अपनी बात, अपनी कोई अच्छाई है वो भी हमने बहुत दिखाई आपकी। आप नदबई आए थे और आपने हमारे लिए 55 करोड़ का हॉस्पिटल दिया, तो आपका गुणगान किया। आप हमारे लिए बाईपास पूरा रिंग रोड करेंगे नदबई के लिए, हमने आपके लिए पलक पावड़े बिछाए, और भी हमें आप रोडों की सौगात दे रहे हैं। तो हम आपके लगातार आपके विकास कार्यों को दिखा रहे हैं, लेकिन कमियां दिखाना भी, तो अगर हम कमी नहीं दिखाएंगे और लोग कहेंगे आप कमियां क्यों दिखाते हैं मुख्यमंत्री की, तो वो आपके दुश्मन हैं, मैं आपका विरोधी नहीं। सरकार को उसकी छोटी छोटी कमियां हो चाहे बड़ी बड़ी चीजें हो। अब आपने बड़ी चीज दी ERCP की, जो किसानों को पानी, एक आपने 13 जिलों को सौगात दिलवाई मोदी जी से, जो कोटा से लेकर के धौलपुर भरतपुर तक, हिंडौन करौली और दौसा सब आता है जिसमें पानी नहीं है। अब वो योजनाएं पिछले 2 साल पहले मोदी जी ने मटकी से पूरा दिखाया और कहा कि गंगा जल समझौता, जल का समझौता हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी आए थे और वो आपने कीर्तिमान किया। अब लोग कहें कि ERCP कब आएगी, तो ERCP को आने में तो अभी 15-20 साल लगेंगे, क्योंकि बड़ी परियोजना है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है, राजस्थान के हित में है, 13 जिलों के हित में है, उनके पानी का भंडार भर जाएगा। ऐसे ही आप देखिए, आपने अभी शेखावटी के अंदर पानी की घोषणा की, वहां पे आपने जो जल मंत्री थे उनको बुलाया, तो शेखावटी में वहां से पानी आएगा। आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और वहां आप लोगों ने जो समझौता किया, तो वहां शेखावटी के लोगों को, तो शेखावटी की ये योजनाएं हैं, ये भविष्य की योजनाएं हैं जो राजस्थान को मजबूत करेंगी। एक बीमारू राजस्थान से विकसित राजस्थान की तरफ आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें दिखाना बहुत जरूरी है। और हम पे लोग कटाक्ष करते हैं कि आप अरे मैंने 50 बार अगर मुख्यमंत्री जी को आगे दिखाया, उनके विकास कार्य को दिखाया, तो मैं 2-4 चीजें अगर कमी है तो उनको भी दिखा सकता हूं। मैं किसको कहूं, मंत्री को कहूं? अरे जब मेरे गृह क्षेत्र के मेरे मुख्यमंत्री हैं तो उनसे सीधी अर्जी लगाऊं ना। मैं क्यों जाकर के, अरे मुझे अगर बांके बिहारी मंदिर जाना है, अगर मुझे जाना है मान लीजिए गोवर्धन जाना है, तो मैं बीच के जो बिचौलियां से क्यों मिलूं? जब मुख्यमंत्री मेरे हैं तो सीधे मुझे गिरिराजी जाना है ना, सीधे बांके बिहारी जाना है ना, तो मैं तो सीधी शॉर्टकट बात करता हूं और बेखौफ तरीके से करता हूं, निडर तरीके से करता हूं। डर मुझे किसी से लगता नहीं, डर लगता है तो उस बंसी वाले से लगता है जिसकी पूजा मुख्यमंत्री भी करते हैं और सारी दुनिया करती है, जो 16 कला का अवतार है, चक्रधारी है, जो बांसुरी भी बजाना जानते हैं, उनकी सब लोग पूजा करते हैं। और मुख्यमंत्री के आराध्य देव हैं, हमारे इष्ट देव हैं। तो ये बात है भाई साहब, मैंने आपको बताई सारी चीजें। और अभी एक घटना और हो गई मुझे सुने अभी, कि जो पवन क्या नाम है, खारवाड़ था, दीपक खारवाड़ जो था लड़का जिसने सुसाइड किया था, जिसकी जान चली गई थी, SMS में जो नर्सिंग कॉलेज के लोग थे, बच्चे थे, उनको इस सरकार के जो चिकित्सा अधिकारी है गजेंद्र सिंह खीवसर, उन्होंने उन बच्चों को बर्खास्त कर दिया जो संविदा पे थे। अभी सुना है कि वो जो लड़का जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, उस दीपक खारवाल ने, उसकी पत्नी ने भी अभी यहाँ पर सुसाइड का प्रयास किया है, जहर खाया है, क्या खाया है। वो अस्पताल में जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है, अपने पति को याद करके। जवान दीपक खारवाल था जिसने मौत को गले लगा लिया।
वो आज इस दुनिया में नहीं है। उस पत्नी ने भी वियोग में आकर के अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोची और उसको अभी बता रहे हैं कि आधा घंटे पहले ही एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो जीवन जीने और मौत के बीच में जूझ रही है। तो ये हालात है राजस्थान के। विकास भी कर रहा है तो कहीं कमियां भी है। ये चीज आपको बताई मैंने, और बताइए आप। जैसा कि आपने बताया और बहुत सारी चर्चाएं हुई, जैसा कि विधानसभा के सामने इतना बड़ा गठन है तो विपक्ष कहाँ है? इस बीच विपक्ष सो रहा है, आवाज नहीं उठा रहा, बिल्कुल शांति से बैठा है। विपक्ष गया कहाँ? देखो ऐसा है कि ये सरकारें हैं, भोली भाली जनता को वोटों के टाइम पे ये लोग इकट्ठा होते हैं। आज मैं एक बहुत आपको छोटी स्पष्ट बात बताऊंगा, सीधी सपाट बताऊंगा मेरे बारे में ही। मैं एक राजस्थान का ऐसा सोशल एक्टिविस्ट हूं अकेला, मुकेश फौजदार राजघराना, जो अपनी पंचायत में ग्रामीण हूं, किसान का बेटा हूं और मुख्यमंत्री की ही तहसील में रहता हूं, नदवी में। भरतपुर जिला है, महाराजा सूरजमल की वीर भूमि है, जिन्होंने 80 युद्ध लड़े थे और किसी एक युद्ध को नहीं हारा, मुगलों को परास्त किया उन्होंने। हिंदू हृदय सम्राट थे वो। अजय किला बोला जाता है भरतपुर को, लोहागढ़ दुर्ग, जिस पर कोई जीत नहीं हासिल कर पाया। मैं उसी लोहागढ़ के नदवी तहसील के गांव का रहने वाला हूं। पंचायत है मेरी पंचायत के लोग, मैं चुनाव भी लड़ता हूं, आप देखिए। और मैं बिना पद के मैंने कम से कम 3-4 करोड़ रुपए के कार्य करा दिए। 25, 30, 40 साल पुरानी सड़कें थी जिनमें घुटने घुटने तक कीचड़ था। वो कीचड़ मैंने धरना दे करके इन्हीं भजन लाल जी की सरकार में मेरी पंचायत में धरना दिया। मेरे विधायक जी ने अपने दोनों सुपुत्र भेजे, राजकुमार हमारे, और सब लोग इकट्ठा हुए। एसडीएम आए, तहसीलदार आए, बीडीओ आए, आपके एससी आए, एससी एक्सीएन, सब अधिकारियों की परेड हुई। वहां जाकर के मेरा अनशन तोड़वाया कि सड़क मार्ग बन जाएगा। इसी तरीके से कई हमने धरने दिए, जहां दिया वो सफल हुआ। मेरी पंचायत के मैंने पूरे विकास के कार्य कराए बिना पद के। एक इकलौता राजस्थान में मैं ऐसा एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, समाज सेवी, जिन्होंने बिना पद पाए अपनी पंचायत में 4-5 करोड़ के कार्य कराए। मैं जब तहसील में जाता हूं, जब मैं एसडीएम के पास जाता हूं, जब डीएसपी के पास जाता हूं, जब कोतवाल के पास जाता हूं, मैं चाहे डॉक्टर के पास जाता हूं, पानी के लोगों के पास जाता हूं, सड़क के लोगों के पास जाता हूं, तो मैं ऑफिस में जाता हूं, मैं गप्पे मारने के लिए नहीं जाता, मैं जनता के काम बताने के लिए जाता हूं। वो अफसर खड़ा हो जाता है कि राजघराना जी बैठिए, क्या काम है आपका। और मैं जो काम बताता हूं उसको तत्काल उन लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि मेरा निजी स्वार्थ वो नहीं होता है। मैं जनता के लिए जाता हूं, मेरी ग्रामीण क्षेत्र की, नदवी विधानसभा की या मेरी पंचायत के काम के लिए जाता हूं, तत्काल उनको करना पड़ता है। और जो अधिकारी इसमें अगल बगल झांकता है या सोचता है कि मैं नहीं करूं, टालम टोल करता है, उस अधिकारी की खैर नहीं। चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो कोतवाल हो, चाहे वो किसी प्रकार का किसी विभाग का अधिकारी हो, जनता के कामों में लेट लतीफी देरी बर्दाश्त नहीं की जाती। इसीलिए जाना जाता हूं मैं मुकेश फौजदार राजघराना। मैं काम करता हूं। मैं मूल बात यह कह रहा था, आपने कहा पक्ष विपक्ष। जब आप बताइए, एक निस्वार्थ काम करने वाला व्यक्ति चुनाव में लड़ा, चुनाव अपने क्षेत्र से लड़ा, लोगों ने मुझे हरा दिया, मैंने हार भी स्वीकार कर ली। आप मुझे बताइए, वही लोग दूसरे को वोट देते हैं, जीत जाता है, जो 1 रुपए का काम नहीं करता। यहां 3-4 करोड़ के काम करा दिए, फिर भी लोग हरा देते हैं। तो ये जनता है, जनता वही जनता है जो बीजेपी को पिछली बार हरा दिया था, वही जनता है। भैरव सिंह जी थे मुख्यमंत्री, उसके बाद उसी राजस्थान की जनता ने, जब 6.5-7 करोड़ थे, अशोक गहलोत आए अगली बार 5 साल बाद, वही जनता है। अशोक गहलोत के बाद वसुंधरा जी आई, वसुंधरा जी 5 साल राज कर गई, फिर गहलोत जी आ गए, फिर वसुंधरा जी आ गई, फिर गहलोत जी आ गए, अब की बार हमारे भजन लाल जी आ गए। तो वही जनता है, एक बार तुम आ जाओ, एक बार तुम आ जाओ। अभी तीसरे मोर्चे पर राजस्थान का एक, और मैं तो कहूंगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा लड़ाका, हनुमान बेनीवाल, किसान नौजवान की बात करने वाला एक मजबूत, इस मजबूत सेनापति सैनिक, मैं तो कहूंगा महाराजा सूरजमल के बाद अगर हमारी कौम के अंदर कोई आया है तो हनुमान बेनीवाल, किसान कौम के अंदर जो लड़ाका है, जो हमारे भरतपुर के, आप देखिए आरक्षण की बात चल रही है, अभी आरक्षण की बात गए थे हनुमान बेनीवाल जी भरतपुर में, वहां लाखों लोग इकट्ठा हुए आरक्षण की मांग को लेकर के। राजस्थान में कितना दोगलापन है। पिछली सरकार ने भी हमको आरक्षण, भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों को आरक्षण नहीं दिया, पूरे राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिया है। आप सौतेलापन देखिए, उस सरकार का भी इस सरकार का भी। इन्होंने भी 2.5 साल 3 साल हो गए आरक्षण नहीं दिया। अरे अगर भजन लाल जी मोदी जी को बोल दें जाकर के, जाते हैं। अभी मैं आज मैं गया सीएम हाउस गया, उधर कोई काम था किसी मंत्री से मेरा, तो मैं गया, तो मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं गेट पर, उन्होंने कहा दिल्ली गए।
तो दिल्ली आप मोदी जी से मिलने जाते हैं। आप तो गृहनगर भरतपुर के हैं, आपको सब पता है ABCD के भरतपुर में क्या है। आपको जितना पता है किसी को नहीं पता। यहाँ मंत्री जितने भी हैं उनको भरतपुर के बारे में, आप तो भरतपुर का पूरा भूगोल जानते हैं। तो आपको तो मोदी जी को कहना चाहिए कि भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों को आरक्षण दो। आज आप एक पद पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तभी आपसे अर्ज लगा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री नहीं होते तो हम क्यों कहते आपसे। आप पहले महामंत्री थे, आप रहते थे बीजेपी कार्यालय में, नदवई के अध्यक्ष भी, मंडल अध्यक्ष रहे, भरतपुर के जिला अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर दिगंबर सिंह जी जो पूर्व चिकित्सा मंत्री है, उनके साथ आपने भाजपा में काम किया। आपके साथ ही जवाहर सिंह बेड़म मंत्रालय में है। तो इन सबको मालूम है कि भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों को आरक्षण नहीं दिए। ये कीर्तिमान स्थापित कराइए, आप हम लोगों को आरक्षण दिलाइए। हनुमान बेनीवाल जी की 1 लाख से ऊपर की रैली हुई, हम आपके यहाँ आपके लिए आपके स्वागत में 2 लाख लोगों को जुटाएंगे। तो आज की जनता काम मांगती है, वोट तब मिलता है काम के ऊपर। तो विपक्ष का जो काम पूछा आपने, विपक्ष अभी क्या है, वेट एंड वॉच कर रहा है, देख रहा है वो, क्योंकि वो जानता है कि चुनाव आने से पहले 2028 में चुनाव है, हमको सिर्फ 2027 में तैनाती करनी है। शुरू में 1 साल विपक्ष हाय हल्लो करेगा, धरना होंगे, प्रदर्शन होंगे, रास्ते रोके जाएंगे, तहसील थानों का घेराव होगा, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव होगा, जनता की भावनाएं बदली जाएंगी और फिर सत्ता के रथ पे काबिज हो जाएंगे। एक बार वो, एक बार ये। अब क्या कहूं, मैं कहूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो एक बार ये आएंगे, लेकिन मैं तो जनता को ये कहना चाहता हूं और राजस्थान भरतपुर के युवक को, जो नौजवान है, उनको जागरूक करना चाहता हूं कि आप जागरूक हो जाओ। उनको कहना चाहता हूं, नौजवान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो भरतपुर महाराजा सूरजमल की वीर भूमि के नौजवान हमारे युवक हैं, उनको कहना चाहता हूं, जागरूक हो जाओ अपने अधिकारों के प्रति। सरकार आपके अधिकारों को लेकर बनी है। ये सरकार जुल्म ढाने के लिए नहीं बनी, ये सरकार समस्याओं का समाधान करने के लिए बनी है। आज देखिए जयपुर में मैंने देखा कई दिन से ट्रांसफर दौर चल रहा है कि साहब 5 तारीख तक ट्रांसफर होंगे। अब 5 दिन और बढ़ा दिया है, 10 तारीख तक ट्रांसफर कर दिए। मंत्रियों के यहाँ लाइन लगी पड़ी है तबादले वालों। अरे पिछली सरकार में जिसको बाड़मेर जैसलमेर भेज दिया, कोई भरतपुर का है तो वो अपने घर नहीं आएगा। पिछली सरकार ने दुश्मनी निकाली और उसको बाहर भेज दिया। तो इस सरकार का कर्तव्य है कि जो हमारा कार्यकर्ता दुखी है, चाहे वो सरकारी है, उसको अपने घर लाया जाए। तो ये देखो, अब क्या कहें आपसे, सब चीज सबको पता है। जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने आपको हर चीज बताई है, अपने दिल की आवाज आप तक दी है और दिल की आवाज हमेशा सच्ची होती है। सरकार के जो विकास के कार्य हैं वो भी हम दिखाते हैं और जो सरकार की कमियां हैं वो भी हम दिखाते हैं। अगर कमियां नहीं दिखाएंगे और इस तरह रहेगा माहौल तो फिर वो न्याय नहीं होगा। तो आप बताइए। और पक्ष विपक्ष तो देखो चलते रहते हैं, सत्ता आती रहती जाती रहती है। तो राजस्थान के इस समय सुप्रीमो भजनलाल शर्मा जी हैं, राजस्थान का वो पूरा देख रहे हैं बारीकी से, सब विभाग उनके अंडर में हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है वो सब देख रहे हैं, उनको सब मालूम है। पुराने खिलाड़ी हैं वो जैसे राजनीति के। जाट आरक्षण को लेकर रैली हुई तो जो परिणाम निकला, हनुमान बेनीवाल जी ने बोला कि यहाँ SP, कलेक्टर, IG, DIG को ज्ञापन दें, वो कोई मतलब का नहीं, क्योंकि आरक्षण देगा केंद्र। भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों को आरक्षण नहीं मिला है केंद्र में। वहां जो OBC आयोग है ना, उसने अपनी रिपोर्ट यहाँ भरतपुर का सर्वे करके नहीं दी है। एक बार वसुंधरा जी ने आरक्षण दिलाया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अब OBC आयोग जो दिल्ली में बैठा है, जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा, सर्वे की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि मैं 10-12 सांसद मेरे मित्र हैं, संजना जाटव का भी नाम लिया, वो आई थी उस दिन। हमारे विधायक नदवे के कुंवर जगत सिंह जी पहुंचे थे समर्थन देने के लिए, हमारे विधायक डी कुमेर के डॉक्टर शैलेश सिंह जी पहुंचे थे। तो लाखों जाट वहां इकट्ठा हुए इस मांग को कि भाई हमें आरक्षण मिलना चाहिए। पूरे राजस्थान के जाटों को दे रखा है केंद्र में, हमको नहीं दे रखा। तो ये मांग अब हनुमान बेनीवाल जी ने कहा है कि हम वहां जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे और मांग को रखवाएंगे वहां पे। तो उम्मीद जगती है, क्योंकि जहां हनुमान जाता है वहां तो काम होने की उम्मीद 100% हो जाती है पूरी। तो ये मैंने कहा है कि हनुमान जी से पूरी उम्मीद है और मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद है कि ये भी वहां जोर लगाएं, सब जोर लगाएं। न्याय संगत बात है, हमको आरक्षण नहीं और सबको, और वो भी हमारे मुख्यमंत्री होने के बाद भी, ये बात है साहब। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। प्रदेश में 2.5 साल से जो भाजपा कार्य कर रही है उसको लेकर चर्चा हुई।
तो तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई और इन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी जो विचारधारा है, इनके जो विचार है, उन्होंने इस चीज़ पर रखे और प्रदेश के अपने कार्यों को लेकर मांग की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपने अपने विचार दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।